नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी हाथरस पर तेज होती राजनीति की, गुजरात सरकार की बड़ी मुसीबत की। जानेंगे कि क्यों है नीतीश के मंत्रियों की साख दांव पर, कृषि कानून पर क्या है गहलोत सरकार का प्लान। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश बीजेपी में रार की, और बुलेटिन के आखिर में बात अनलॉक 5 में मिली रियायत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने की मेरी नई शिक्षा नीति प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील, शैक्षिक परिवर्तन का हिस्सा बनने का किया अनुरोध। आरएसएस से जुड़े विद्या भारती कर रहा है प्रतियोगिताओं का आयोजन। आज भारत पहुंचा वीवीआईपी का खास विमान एयर इंडिया 1। एयर इंडिया 1 पर नहीं होगा मिसाइल का भी असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे विमान का उपयोग। बसपा के कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय के पुत्र सहित कई लोग भाजपा में शामिल। मायावती की सरकार में हर बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं रामवीर, अब भाजपा के साथ मिलाया हाथ। पूर्णबंदी में सरकार की नाकामी की जांच संबंधी याचिका खारिज। याचिका में की गई थी जांच आयोग गठित करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला संसद का है, कोर्ट का नहीं। और हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 630 अंकों की बढ़त के साथ 38,697 पर, तो निफ्टी 170 अंकों की बढ़त के साथ 11,416 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राम राज्य और महिलाओं की सुरक्षा के दावे करने वाली योगी सरकार हाथरस मामले पर बुरी तरह घिर चुकी है। प्रशासन ने मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, और जब राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकले तो इस पर भी प्रशासन ने पाबंदी लगाने की कोशिश की, और जब राहुल और प्रियंका पैदल निकल पड़े तो मामला और तूल पकड़ गया। राहुल और प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया। इसी खबर पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। तो राजीव जी, अगर विपक्ष हाथरस जाना चाहता है, आखिर क्यों रोक रही है योगी सरकार? देखिए सृष्टि, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष को किसी घटना के मौके पर जाने से रोका हो। आप याद कीजिए कि जब सोनभद्र के उम्भा में जमीन विवाद पर 10 लोगों की जान चली गई थी, तब भी प्रियंका गांधी वहां जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी दारापुरी से लखनऊ में मिलने जाने से भी प्रियंका गांधी को रोका गया था। जब सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, तब भी मेरठ जाने से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया था। प्रवासी मजदूरों के लिए उन्होंने बसों का इंतजाम करवाया, तब उन बसों को भी रोका गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर, इन सब नेताओं के साथ भी उत्तर प्रदेश पुलिस का यही रवैया रहा है। ऐसा लगता है सृष्टि की मानो पुलिस कानून व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि सत्ताधीशों की सुविधा के लिए अपनी ड्यूटी निभा रही है। और सत्ताधीशों का रवैया भी इतना अहंकार भरा हो गया है कि उसके आगे उन्हें आम जनता का दुख दर्द मानो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और एक जिम्मेदार सरकार के रूप में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए शायद विपक्षी नेताओं को पीड़ितों तक पहुंचने से रोका जाता है। यह अलोकतांत्रिक व्यवहार, कानून की धाराओं की आड़ में सृष्टि छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच क्या है यह सबके सामने है। दरअसल सरकार बाहर से कितनी भी अकड़ दिखा ले, भीतर ही भीतर वो डरी हुई है कि अगर उसके प्रशासन की नाकामियां और संवेदनहीनता जनता के सामने आने लगेंगी और विपक्ष जनता को सवाल पूछने के लिए तैयार कर देगा, तो फिर मंदिर मस्जिद के भावनात्मक कार्ड उसकी राजनीति को धार नहीं दे पाएंगे। तब असली सवालों के असली जवाब देने होंगे, और जवाब सरकार के पास तो है ही नहीं। राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार के श्रम कानून लाने से पहले गुजरात सरकार भी एक नोटिफिकेशन के जरिए मजदूरों के लिए फरमान लेकर आई थी, जिसमें फैक्ट्रियों को छूट दी गई थी कि वो मजदूरों को ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान किए बिना अतिरिक्त काम करा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के हित में एक फैसला दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बाद सबसे ज्यादा समस्या मजदूरों के सामने आई है। सरकार ने भी श्रम कानून लाकर मजदूरों के लिए समस्या खड़ी कर दी। गुजरात सरकार भी एक नोटिफिकेशन के जरिए मजदूरों के खिलाफ फरमान लेकर आई थी, जिसमें फैक्ट्रियों को छूट दी गई थी कि वो मजदूरों को ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान किए बिना अतिरिक्त काम करा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई का फैसला सुनाते हुए कहा कि महामारी और पूर्णबंदी के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था श्रमिकों को उचित मजदूरी का अधिकार प्रदान करने का कारण नहीं हो सकती।
थी। 19 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई तक के ओवरटाइम का भुगतान करने का आदेश दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान श्रमिकों को अभूतपूर्व सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कानून का उपयोग जीवन के अधिकार के खिलाफ नहीं किया जा सकता। दरअसल गुजरात सरकार ने 17 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उद्योगों को लॉकडाउन अवधि के दौरान फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनिवार्य कुछ शर्तों में छूट दी गई थी। अधिसूचना में कहा गया था कि गुजरात में श्रमिकों से 6 घंटे के अंतराल के बाद 30 मिनट के ब्रेक के साथ 12 घंटे काम कराया जा सकता है। अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि ओवरटाइम के लिए सामान्य मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। इन सब से यही लगता है कि गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की भावनाएं मजदूरों के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो गुजरात सरकार को मजदूरों के हित के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में तो सत्ता का भविष्य तय करने पर जोर आजमाइश चल रही है। राज्य में 3 चरणों में चुनाव होना है और इसी कड़ी में आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले चरण में नीतीश के मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। कृषि बिल को लेकर देश भर में हंगामा बरपा है। अन्नदाता भी परेशान है और संसद से लेकर सड़क तक सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। विरोध में कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है और इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने अन्नदाताओं को खुश करने का प्लान तैयार कर लिया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कृषि से जुड़े 3 केंद्रीय कानूनों को बाईपास करने के लिए कानूनी और वैधानिक विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। दरअसल सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में विधेयक लाने पर बातचीत हुई। सरकार का कहना है कि विधेयक लाकर कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एमएसपी, मंडी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवादित प्रावधानों को राजस्थान में लागू न करना पड़े। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए खुद के कानून बनाने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए थे। सोनिया गांधी के निर्देशों के बाद अब राजस्थान सरकार सक्रिय हो गई है। जानकारी के मुताबिक कृषि राज्य सूची का विषय होने के कारण केंद्र के कानून बनाने के बावजूद राज्य सरकार अब भी विधेयक लाकर अपना कानून बना सकती है, लेकिन उस विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी तो तीनों केंद्रीय कानूनों को प्रावधान लागू करने के अलावा राज्य सरकारों के पास कोई चारा नहीं बचेगा। तो जाहिर है कि मामले में अब आगे सियासत और गरमाएगी। पहले चरण के मतदान में नीतीश कुमार के कई मंत्रियों की साख दांव पर है, तो दांव पर तो जीतन राम मांझी भी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने खुद को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जोड़ लिया है, लेकिन मांझी एनडीए के होकर भी एनडीए के नहीं हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने 2 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जोड़ लिया है। मांझी को ये ऐलान किए हुए 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी उन्हें एनडीए के सहयोगी के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकी है। यही वजह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच ही सहमति बनाई जा रही है। दरअसल हुआ यूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों का जिक्र किया तो सिर्फ बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का नाम ही लिया कि ये तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी जेडीयू को समर्थन दिया है। अब इससे तो साफ जाहिर है कि जीतन राम मांझी एनडीए के साथ नहीं बल्कि जेडीयू के सारथी के तौर पर शामिल हैं। दरअसल मांझी अपने समुदाय का भी वोट अपने समर्थन वाली पार्टियों को नहीं दिला पाए, इसी वजह से तेजस्वी ने इन्हें छोड़ने का मन बना लिया था। वहीं हाल में जेडीयू के कई दलित नेता भी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अलग हुए हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में मांझी और नीतीश दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी और मांझी जेडीयू के साथ जुड़कर खुद को एनडीए का हिस्सा मान रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ नहीं जाने की एक वजह ये रही है कि जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में सेक्युलर शब्द जोड़ लिया था और बीजेपी उनकी राजनीतिक ताकत को माप चुकी है, जिसके चलते अब उन्हें खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। मांझी एनडीए में सीटों को लेकर सौदेबाजी करने की हैसियत में नहीं है। उन्होंने एनडीए के बजाय जेडीयू के साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में उन्हें बीजेपी के बजाय जेडीयू कोटे से मिलने वाली सीटों से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के रवैये से साफ जाहिर है कि एनडीए में होकर भी एनडीए के नहीं है जीतन राम मांझी। बिहार में एनडीए के अंदर खाने ही विरोध की स्थिति है। यही कारण है कि बीजेपी मांझी को अपना नहीं पा रही है। वैसे राजस्थान की गहलोत सरकार कृषि कानून को पचा नहीं पा रही है। अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान के अन्नदाता को खुश करने का प्लान तैयार कर लिया है और कानून को बाईपास करने का विकल्प भी ढूंढ रही है। तो क्या है गहलोत सरकार का प्लान? इस रिपोर्ट में देखिए।
राजस्थान में 31 अक्टूबर तक निकाय चुनाव करवाने के हाईकोर्ट के फैसले को राजस्थान सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि महामारी के दौर में चुनाव कराना मुनासिब नहीं है। और आपको बता दें कि जिन 3 शहरों में नगर निगम के चुनाव होने हैं, उन तीनों में संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब ऐसे में राज्य सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने हाईकोर्ट में भी चुनाव टालने की बात कही थी। अब सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो चुनाव करवाने का फैसला आता है तो कांग्रेस संगठन चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल जयपुर, कोटा और जोधपुर के 6 नगर निगमों के चुनावों के लिए सरकार को अगर राहत नहीं मिलती है तो जल्द ही 129 शहरी निकायों में भी चुनाव करवाने होंगे, क्योंकि 6 नगर निगमों के अलावा 129 शहरी निकायों में भी बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद वहां प्रशासक लगाए हुए हैं। इस मसले में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार को राहत नहीं देता है तो तय समय पर ही चुनाव करवाने होंगे। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रही है तो मध्य प्रदेश में सिंधिया का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी सिंधिया के समर्थकों को ही मैदान में उतारेगी, जिसके बाद पार्टी में बगावत का दौर तेज हो गया है। ग्वालियर के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी सिंधिया के समर्थकों का विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि एक वरिष्ठ नेता ने तो शिवराज सरकार को खुली चुनौती तक दे डाली है। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी ने टिकट बंटवारे का ऐलान न किया हो, लेकिन सीएम शिवराज जीत का दम भर रहे हैं। वो घूम घूम कर सिंधिया समर्थकों के लिए वोट मांग रहे हैं, मगर अपने ही उन्हें चोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। सिंधिया समर्थकों को मैदान में उतारने की अटकलों को लेकर बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। देवास के हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने हाल ही में शामिल हुए मनोज चौधरी का विरोध शुरू हो गया है। वहीं 4 बार विधायक रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर तेज सिंह सेंधो ने सीधे तौर पर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर तेज सिंह सेंधो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि अगर बीजेपी मनोज चौधरी को टिकट देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है जिन्होंने दिन रात खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट देना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए कहा कि मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री, संगठन और केंद्र तक पहुंचा दी है। अगर मुझे टिकट नहीं दी गई तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार गिराने में खरीद फरोख्त की जो राजनीति हुई है वो प्रजातंत्र के लिए घातक है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब कांग्रेस का पक्ष लेकर अपनी पार्टी को खरी खोटी सुना रहे हैं, जिससे साफ है कि चुनाव के वक्त अब बीजेपी में यह बगावत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यानी सिंधिया के समर्थकों की वजह से शिवराज सरकार खतरे में पड़ सकती है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन विरोधी सुरों को कैसे शांत करवा पाती है। और बुलेटिन के आखिर में बात अनलॉक 5 में मिली रियायतों की। देश में आई स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज से अनलॉक 5 शुरू हो गया है। सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की परमिशन दे दी है। खासकर त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। तो नई गाइडलाइंस के मुताबिक और क्या-क्या रियायत दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज से देश भर में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 5 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को 50% लोगों के साथ बैठने के साथ खोला जाना शामिल है। तो चलिए जानते हैं कि अनलॉक 5 में क्या क्या छूट मिल रही है और क्या क्या प्रतिबंध कायम रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थाओं को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है। अनलॉक 5 में केंद्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेंगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्सों को बैठने की क्षमता के 50% के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालक प्रक्रिया जारी की जाएगी। व्यवसाय प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा SOP जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में SOP स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी की जाएगी। नए दिशा निर्देश के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद 100 व्यक्तियों की सीमा तक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दिए जाने की छूट दी गई है। छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूलों और संस्थाओं में जा सकते हैं। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाती है
उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाली SOP का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय में PhD और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। देश में फैली महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था। देश में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत 1 जून को हो गई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला जा रहा है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DP लाइव। नमस्कार।